ठीक है, इसमें देखो टोटल एनर्जी जो अपने पास है दैट इज 1 किलो जूल। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन इसको हमेशा हम लोग जूल्स में चेंज कर लेंगे क्योंकि एच की जो वैल्यू है वो जूल्स में है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1000 जूल्स। ये हो गया। देन नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑब्टेन करने हैं और यहाँ पे वेवलेंथ जो दिया है दैट इज 2000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में चेंज कर दोगे उसको। सो 2000 इंटू 10 to the power minus 10 मीटर, दैट विल बी 2 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर। ये वैल्यू मिल गया। तो E की वैल्यू मिल गई, वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई। बाय यूजिंग द इक्वेशन E is equal to NHC upon lambda, this imply 1000 is equal to N H into C approximately 19.8 into 10 to the power minus 26 के अराउंड मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power minus 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई N विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 2 इंटू 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाई 19.8 इंटू 10 to the power minus 26। अप्रॉक्सीमेशन लेके अगर चले तो ये इससे 10 टाइम्स में चला गया, तो यहाँ 10 पर -25 हो गया और ये 10 पर -4 हो गया। तो 10 पर -4 एंड ऊपर आया 10 पर 25, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 पर 21। तो अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रॉक्सीमेट करके वी कैन टेक दिस। इंटीजर रहा तो एग्जैक्ट निकालेंगे, ऑप्शंस रहा तो वी कैन गो लाइक दिस। ठीक है, ऑप्शन वाले में अप्रॉक्सीमेशन चलता है तो वो थोड़ा सा अपने एंड पे चेक करोगे कि कितना अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शंस बहुत दूर है एक दूसरे से तो कर सकते हैं, बहुत क्लोज है तो वो नहीं करेंगे। फिर इसी पे और भी क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट इक्वेशंस यही रहेगा। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। लास्ट डे ब्लैक बॉडी के बारे में अंडरस्टैंड किया था, दैट ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन एंड एमिट ऑल रेडिएशंस। किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन उस पर डालो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन वो एमिट भी कर सकता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी एब्जॉर्ब्स energy from a photon of wavelength 300 angstrom and emits all the energy absorbed in form of two photons or two photons if wavelength of one of the photon is 600 angstrom, then find out the wavelength of other photon। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतनी ही एनर्जी एमिट कर रहा है। जब एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसमें फोटोन्स दो यूज हो रहे हैं। तो एक फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है और दूसरे फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा दैट वी हैव टू फाइंड। ट्राई करके देखो। और बहुत बार क्या होगा कि अगर तुम्हें एब्सोल्यूट आंसर नहीं मिल रहा है, यू कैन ऑलवेज एलिमिनेट दी ऑप्शंस। 4 ऑप्शन है, रॉन्ग तो 3 होंगे ही, तुमको राइट नहीं मिल रहा है, एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, उस वे में जा सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को अगर अंडरस्टैंड करें हम लोग, तो एक ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर एक वेव से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई।
इसका वेवलेंथ लैम्डा वन, इसकी एनर्जी E1 मान लो, और जितनी एनर्जी इससे एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही एनर्जी एमिट भी हो रही है, बट इन फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट वेव्स। इसका वेवलेंथ लैम्डा टू मान लेते हैं, इसका वेवलेंथ लैम्डा थ्री, इसकी एनर्जी E2 और इसका एनर्जी E3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3, ये दिया हुआ है। नाउ E1 की एनर्जी के लिए तुम पुट कर सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा वन इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा टू प्लस एच सी अपॉन लैम्डा थ्री। सबके पास एच सी हटा सकते हैं हम लोग, तो कॉमन लेके उसको हटा दो, क्या इक्वेशन बचेगा? वन बाई लैम्डा वन इज इक्वल टू वन बाई लैम्डा टू प्लस वन बाई लैम्डा थ्री। और सिंस अपने पास वेवलेंथ का ही सिर्फ इक्वेशन बचा तो मैं चेंज भी नहीं कर रहा है, एंगस्ट्रॉम में ही पुट कर सकते हो। सो वन बाई 300 is equal to 1 by 600 plus 1 by lambda 3. So this means 1 by lambda 3 will be equal to 1 by 300 minus 1 by 600. Simplify करेंगे इसको, so 2 minus 1 upon, या फिर ऐसा कर लो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 300 और नीचे आ गया 300 इंटू 600, क्योंकि 600 के माइनस 300, so this imply lambda 3 will be equal to 600 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों फोटॉन्स का वेवलेंथ क्या रहेगा? 600 के इक्वल रहेगा। मैंने नंबर्स यहाँ पे इजी दिए थे, ऐसे क्वेश्चन जे मेंस में आए हुए हैं और वहाँ पे नंबर्स थोड़े से ट्रिकी होंगे, बस उतना ही रहता है। कॉन्सेप्ट इजी है तो नंबर्स टफ होंगे, नंबर्स इजी दे रहे हैं तो कॉन्सेप्ट टफ होगा, और दोनों ही टफ है तो फिर वो प्रॉब्लम ही टफ है, फिर वो टाइम लेगा। चलो इस पे एक और क्वेश्चन कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस उसको अंडरस्टैंड करते जाना एक एक करके। If the bond enthalpy of X2, X bond X is 150 kilojoule per mole, then what will be the value of maximum wavelength that can break XX single XX bond? और वेवलेंथ जो फाइंड करोगे दैट हैज टू बी इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में निकालोगे। ट्राई करो ये। देखो अब जैसे यहाँ पे 150 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, क्या मतलब हुआ इसका? इट मीन्स 150 किलो जूल ऑफ एनर्जी is required to break 1 mole of bonds। ठीक है, और तुम्हें एनर्जी एक के लिए निकालनी है, तो या तो तुम यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर यूज कर लो और वन बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी चाहिए वो निकाल लो, बट अगेन उसमें दो स्टेप्स होंगे, तो उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, एन वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ फोटोन्स इन वन मोल ऑफ इट will be 6.022 into 10 to the power 23. So E is equal to NHC by lambda। E की वैल्यू कितनी? 150 इंटू 1000, N का वैल्यू पुट कर दो 6.022 10 टू द पावर 23, 6 लेके भी ट्राई कर सकते हो। H इंटू C का वैल्यू 19.8 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन लैम्डा।
So this means lambda will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 into 19.8 into 10 power minus 26 divided by 150 into 1000. सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो -26, ये 3 बचता है यहाँ पे, -3 बचता, ये 3 और एक और 0, तो -7 हो गया। 6.022 इंटू 19.8 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये किस में आ रहा है, मीटर्स में आ रहा है, तो मैं एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो क्या था वहाँ पे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर। This means 1 meter will be equal to 1 by 10 power minus 10, that is 10 to the power 10 angstrom. तो इसी वैल्यू को लिख सकते हैं 6.022 इंटू 19.8 अपॉन 15 इंटू 10 पावर -7 इंटू 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम, तो सिंपली 1000 हो जाएगा। 6.022 इंटू 19.8 अपॉन 15 इंटू 1000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर 5 से इसको कर दो, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में चला गया, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर ऑप्शंस होता तो उसके क्लोजर चूज कर सकते थे, नहीं अप्रॉक्सीमेट करो तो फिर एग्जैक्ट निकालोगे। ठीक है, लिख लो इसको। तो पावर कितना दिया हुआ है, पावर बल्ब इज 600 वॉट है, वेवलेंथ कितना 331.3 nm, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड, फाइंड करना। ओके, सो यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। ओके, तो इसको अगर हम लोग चेक करें तो पावर 600 वॉट को अगर अंडरस्टैंड करो, दैट मीन्स इट इज सेइंग 600 जूल पर सेकेंड है, मतलब इन ईच सेकेंड एनर्जी विल बी इक्वल टू 600 जूल्स। तो ई की वैल्यू तुम्हें मिल गई और तुम्हें एन निकालना है। अब यहाँ पे वो चेंज क्या कर सकते, कुछ टाइम बता सकते थे कि 2 मिनट में कितना मिलेगा, 10 मिनट्स में कितना मिलेगा, तो वहाँ फिर पर सेकेंड के हिसाब से इंटू करना पड़ता तुम्हें। So E is equal to NHC upon lambda. N will be equal to HC upon E into lambda. 19.8 into 10 to the power minus 26 divided by E की वैल्यू यहाँ पे 600 जूल्स और लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 331.3 इंटू 10 टू द पावर -9। तो इसको सिंप्लीफाई करके 19.8, ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 19.8 के आसपास ही वैल्यू मिलेगा, समवेयर क्लोज टू दैट। और ये हो जाता है 10 टू द पावर -7 और यहाँ रहा 10 पावर -26, ये कैंसिल आउट हो गया। सो 1 इंटू 10 पावर -19 आ रहा है, अच्छा नहीं उल्टा होता ना, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने 1/n निकाला है। So this means n will be equal to 1 into 10 to the power 19. ये वैल्यू मिलता। ठीक, टाइम वहाँ पे कुछ स्टेट करेंगे तो चेंज हो सकता है, एफिशिएंसी देंगे तो उसका भी यूज होता है, तो एफिशिएंसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये लिख लो पहले, फिर एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज थोड़े से चेंज होंगे, 19.8 रहेगा बट यहाँ पे 100 और आएगा, राइट, तो 100 आता तो ये 10 पावर -5 हो जाएगा, और ये कितना -21 होता, और ये +21 हो जाएगा, ये -5
ये -21, ये +21, इतना आता है। क्योंकि 600 था, इसका 100 हम लोगों ने हटा दिया था, इसका 100 काउंट नहीं किया था, तो 19.8 इंटू 100 होता है वो। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है एफिशिएंसी को यूज करके, उसको देखते हैं। हाउ मेनी फोटोन्स आर emitted from a bulb of 400 watt in 1 minute if it emits a monochromatic radiation of 300 angstrom and its efficiency is 80%। ये ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ इंक्लूड कर रहा है ये साथ में, और बल्ब वाला प्रॉब्लम ही है। आंसर आ रहा, देख लेते हैं। तो फोटोन्स और उसके एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो हो जाएंगे अभी, एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, और कुछ भी लिंक कर सकते हो उससे, जैसे कोई भी प्रोसेस जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी आउट होता है, उसको लिंक किया जा सकता है इससे। तो एनर्जी को लिंक करके फिर आगे इक्वेशन बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो बल्ब है दैट इज ऑफ 400 वॉट्स। 400 वॉट्स का मतलब हो गया 400 जूल पर सेकेंड, ये होगा, राइट। बट एफिशिएंसी कितनी है, 80%। तो इफेक्टिव एनर्जी या इफेक्टिव वॉटेज, इफेक्टिव पावर बोलो, विल बी इक्वल टू 80% of 400 joule per second. That will be equal to how much? 320 जूल पर सेकेंड। तो हर सेकेंड में ये 320 जूल्स आउट कर रहा है। इन ईच सेकेंड bulb gives 320 joules. So we have how much time? 1 minute. So in 1 minute, that is 60 seconds, energy will be equal to 320 into 60, कितना जूल्स हो जाएगा? And wavelength is given as 300 angstrom, that is 300 into 10 power minus 10 मीटर, ये वैल्यू हो गया। सो E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। N will be equal to E into lambda upon H into C। ये हो गया 320 into 60 into 300 into 10 power minus 10 डिवाइडेड बाई HC को लिख लो 19.8 into 10 power minus 26। अप्रॉक्सीमेटली इसको 20 मान लो अभी के लिए, तो 20 अगर इसको मानते तो ये कितना हो जाता, 3 हो जाता। 3 इंटू ये कर लो तो ये हो गया 960। 960 इंटू 300 इंटू 10 पावर माइनस 10, और ये ऊपर चला गया तो 10 पावर 26। सो 96 इंटू 3 माइनस 10 इससे हटा दो 16, और इनके 3, 10 टू द पावर 19 हुआ, और 96 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 288 होगा, इंटू 10 टू पावर 90, दैट विल बी इक्वल टू 2.88 इंटू 10 टू द पावर 21। क्या वैल्यू आया था? ठीक है, चलेगा, तो इस वे में ऑब्टेन कर सकते हो। एंड अगेन अप्रोक्सीमेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शंस हैं या नहीं। इंटीजर में हम लोग अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालेंगे।
ऑप्शंस रहा तो अप्रोक्सीमेट करना है, प्रोवाइडेड कि ऑप्शंस में बहुत दूरी है, बहुत क्लोज रहे तो नहीं करेंगे फिर। तो जिनका नहीं हुआ था लिख लो एंड देन विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो रेफर्स टू लाइट और ये आ रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। मतलब लाइट के हेल्प से अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे या क्रिएट कर पा रहे, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो लाइट होता है, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फोटो, तो दैट इज नॉट एक्चुअली फोटो, दैट इज फोटोग्राफ। मतलब लाइट का ग्राफ, इमेज जो क्रिएट करते हो पेपर, दैट इज फोटोग्राफ। तो लाइट के हेल्प से तुमने ग्राफ बनाया, तो फोटो सिंपली मीन्स लाइट। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड as the phenomenon of ejection of electron from the metal surface when radiation या बोल सकते हो photon of suitable energy strikes the metal surface। तो इन शॉर्ट अगर इसको हम लोग ड्रॉ करके देखें, ऐसा मेटल का सरफेस एक है, फोटोन यहाँ पे आया और इससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउट होगा, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। है इलेक्ट्रॉन ही, उसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन है। Electron ejected in the process is called photoelectron, and current due to the movement of photoelectron is called photocurrent। जो एक्चुअल अरेंजमेंट होता है वो ऐसा नहीं रहता, एक ट्यूब रहेगा, उसमें दो प्लेट्स होते हैं, एक एमिटर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है। एमिटर प्लेट पे लाइट आता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करता है। अभी मैंने जस्ट ड्रॉ करने के लिए ऐसा बता दिया कि एक सरफेस है, उसको लाइट ने हिट किया और उससे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुआ, देन इट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कुछ भी एनर्जी डालोगे तो आउट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड कर रहा है। न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ अट्रैक्शन रहा होगा, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा रहा है। अट्रैक्शन नहीं होता तो अपने ऑर्बिट से आउट चला गया रहता है, ठीक है। तो जितना भी अट्रैक्शन वहां पे है, जब तक तुम वो फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते हो, वो एनर्जी उसको नहीं दोगे, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगा। तो सोचो ऐसा कि कोई एक इंसान है और वो डोर पे स्टैंड कर रहा है और तुम जाके उसको टच कर दो, ऐसा वो बाहर हो जाएगा क्या? तुम्हें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो फोर्स तुम कितना अप्लाई करोगे ये डिपेंड करेगा वो इंसान कैसा, उसका वेट कितना है, जितना वेट होगा उसका एमजी रहेगा, उसके हिसाब से तुम्हें अप्लाई करना होगा फोर्स। तो मिनिमम वो फोर्स जिसको लगाने से वो जस्ट डोर के बाहर चला जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि प्यार से उसको जितना फोर्स है उतना दिया, वो बाहर हो गया। अब तुम गए और एक लात दिया उसको, अब क्या होगा? अब जाएगा बट स्पीड में जाएगा बाहर। तो वही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा कि उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तुमने उससे ज्यादा एनर्जी अगर दे दी, तो उसमें जितनी एनर्जी तुमने इसको दी है,
इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ और जो सरप्लस एनर्जी बनी वो उसके स्पीड को इंक्रीज कर देगा, तो उतने स्पीड के साथ वो आउट होगा, तो एनर्जी उसके स्पीड में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये एक्स्ट्रा पार्ट एक आ गया। अब इसमें आ सकता है कि फोटोन की एनर्जी तो बहुत हाई हो सकती है, तो मान लो एक इंसान को डोर से बाहर निकालने के लिए तुम्हें 1 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए और तुमने उस पर 10 जूल की एनर्जी लगा दी, तो क्या उससे 10 डोर पे खड़े 10 लोग बाहर निकल जाएंगे? 10 डोर्स हैं, 10 लोग हैं, सबको हटाने के लिए 1-1 जूल की एनर्जी चाहिए, तुमने एक ही इंसान पे 10 जूल अप्लाई कर दिया, क्या 10 के 10 बाहर होंगे? नहीं होंगे। बाहर कितना होगा? एक ही इंसान होगा जिसपे तुमने लगाया है, और उस पर 9 जूल उसके काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो जाएगा बस। तो एक फोटोन चाहे कितनी भी एनर्जी हो, वो एक इलेक्ट्रॉन को ही आउट कर सकता है, उससे ज्यादा वो आउट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे स्पेशली एक और चीज है जो इसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है कि दो लोग अगर एनर्जी अप्लाई करते, अगर 1 जूल चाहिए, एक ने हाफ लगा एक ने हाफ लगा, तो इंसान बाहर हो जाता। बट इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को पूरी जो एनर्जी चाहिए वो एक फोटोन से ही आना चाहिए। मतलब हाफ ऑफ जूल के 2 फोटोन स्ट्राइक करेंगे वो बाहर नहीं जाएगा, उसको पूरा का पूरा एनर्जी एक फोटोन से ही चाहिए होगा। तो एक फोटोन मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकता है, और पूरी एनर्जी जो तुम्हें चाहिए वो एक फोटोन से ही आनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे हम लोग मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, या ऐसा बोल सकते हो फॉर रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, is called threshold energy और वर्क फंक्शन, और इसको हम लोग ई नॉट से डिनोट कर सकते हैं। तो जो भी एनर्जी आ रही है फोटोन से आ रही है, मतलब उसका कुछ फ्रिक्वेंसी भी होगा, उसका वेवलेंथ भी होगा, तो उसको भी एक टर्म दे देते हैं, तो वहीं से वैल्यू मिलता है तुम्हें, एक टर्म मिलेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन that will cause the photoelectric effect। तो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बट वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो अगर तुमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम एनर्जी बोली, तो हम लोग वहां पे मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेंगे। तो वेवलेंथ का हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है या तो उतना या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो उसमें आउट नहीं कर पाएगा। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ maximum wavelength of a photon that can cause photoelectric effect। तो तीन टर्म्स यहाँ पे देखे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तीनों लिंक्ड है एक दूसरे से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें हमेशा एनर्जी ही चेक नहीं करनी है, तुम वेवलेंथ से भी देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी से भी चेक कर सकते हो। सो इफ E is energy of incident photon, lambda is wavelength of incident photon, and nu is frequency of incident photon, then
photoelectric effect will take place if E is greater than or equal to E naught, lambda is less than or equal to lambda naught, and nu is greater than or equal to nu naught. E naught यहाँ पे हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर इसको वर्क फंक्शन भी बोलेंगे. दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो. अब इक्वेशन में जब जाओगे तो एनर्जी का ही इक्वेशन है कि तुमने टोटल एनर्जी जो यूज की उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, एंड सम एनर्जी हैज बीन यूज्ड टू इंक्रीज इट्स स्पीड, वेलोसिटी इंक्रीज करने में वो काम आ गया. तो काइनेटिक एनर्जी इन शॉर्ट इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लिख सकते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ था ना, हाउ टू चेंज इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट? नहीं, वो बताया था, वो भी यूज होगा, यूनिट ऑफ एनर्जी है. सो इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट E is equal to E naught plus K, where K is kinetic energy of ejected electron, that will be equal to half mv square. ठीक, E को लिख सकते हैं h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस k, या फिर एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के. इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन या फिर मिक्स करके भी इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. मतलब एक की फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट कर दिया, एक का वेवलेंथ दिया हुआ उसको पुट कर दिया, ऐसा यूज कर सकते हैं. नोट, वन फोटोन कैन eject maximum one electron and all the energy required for ejection should come from single photon. ये लिख लो यहाँ तक, फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं. तो अगर हम लोग यहाँ पे E फाइंड करें, E नॉट तो अपने पास दिया हुआ है 20 eV, E विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, दैट इज 19.8 10 to the power minus 26 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 power minus 10, और ये जूल्स में मिल रहा है, दैट इज 19.8 अपॉन 5. ये -9 हो जाता, -9 ऊपर जाएगा +9 हो जाएगा, तो 10 to the power minus 17 होता. इतना जूल्स मिला. ईवी में अगर इसको चेंज करना है तो 19.8 अपॉन 5 इंटू 10 to the power minus 70 इंटू 10 to the power 19 ईवी, क्योंकि यहाँ पे क्या था -19 जूल है, नीचे जाएगा तो क्या होगा +19 हो जाएगा, और डिवाइड होता ना बाई 1.6 भी रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 ईवी होता, दैट इज 10 to the power 19 अपॉन 1.6 ईवी. 1 जूल इक्वल्स टू, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा बाई 1.6. सो 19.8 अपॉन 8 इंटू 10 to the power how much, 10 to the power 2 ईवी हो गया. तो मतलब इन शॉर्ट ये हो जाएगा 1980 अपॉन 8 ईवी.
सॉल्व करके ये कितना मिला? 1980/8, चेक कर लो एक बार। 247.5 के अराउंड कुछ मिल रहा है ये। 250 मिलता अगर ये 2000 होता तो वैसे। ठीक है, 250 के अराउंड ही आंसर कुछ आएगा, वो तो पता चल गया। अब तुम्हारे पास जो वर्क फंक्शन था वो 20 EV है, और उससे तो हायर वैल्यू ही है। हायर है मतलब यहाँ पे एनर्जी मिलेगी तुम्हें। सो बाय यूजिंग द इक्वेशन E is equal to E naught plus Ke. Ke will be equal to E minus E naught होगा। E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 247.5 and minus 20, that is 227.5 EV। ये है इसका राउंड वैल्यू है। ये भी थोड़ा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ही है, बट ठीक है, चलेगा। लैम्डा इज गिवन एज 300 नैनोमीटर। तो E का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। H विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। वेवलेंथ हो गया 3 इंटू 10⁻⁹ 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻34 10⁸ और ये 10⁷। 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 6.626 इंटू 10⁻, ये 15 हो जाता, तो ये 10⁻⁻19 जूल्स रहेगा। अब इसको ईवी में चेंज करना है, सो दैट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 ईवी। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 6.626 बाई 1.6 ये आया था। तो यहाँ थोड़ा सा एग्जैक्ट चेक कर लो, क्योंकि वैल्यूज क्लोज भी हो सकते हैं। तो ये वैल्यू 4.14 के आसपास मिल रहा है, उसी का राउंड है। तो वी हैव गॉट ई एस 4.14 EV। अब जो जो वहां पे एलिमेंट है उसका एक बार वर्क फंक्शन बता दो। एलिमेंट कौन कौन सा है? लिथियम। और सारे वर्क फंक्शन देखो 5 यूज करते हैं फॉर हम लोग वर्क फंक्शन। ई नॉट भी लिख सकते हो या फिर 5 भी लिख सकते हो। लिथियम का कितना? 2.4 EV। EV तो खैर है ही, ठीक है। अगला एलिमेंट सोडियम, इसका कितना? 2.3। नेक्स्ट पोटेशियम, इसका 2.2। नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ना, ओके 3.7। देन कॉपर, इसका 2.8। देन सिल्वर, इसका 4.3। नेक्स्ट इसका 4.7। देन प्लैटिनम, इसका 6.3। इतने ही है। कौन सा?
सिंबल बताओ। वुल्फ्राम है, ओके। इसका कितना? 4.75। ऑलराइट। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं और अपने पास E की वैल्यू है 4.14। तो कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, जिसका भी फाई या ई नॉट का वैल्यू 4.14 से कम होगा उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। 2.4 कम है यहाँ पे होगा, 2.3 कम है इसमें होगा, 3.2 कम है इसमें होगा, 3.7 कम है इसमें होगा, 2.8 भी कम है इसमें होगा, 4.3 नहीं होगा, 4.7 नहीं होगा, 6.3 नहीं होगा, 4.75 नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है 5 उनमें मिल रहा है आंसर। कॉपर का 4.8 है। अच्छा, ये 4.8 बोल रहा हूँ, ओके फाइन। और ये 4.3 ही था एजी का, ठीक है। तो 4.8 भी नहीं होगा फिर इसमें, ये भी नहीं रहेगा, तो अपने पास फर्स्ट 4 में ही मिल पाएंगे। तो आंसर विल बी 4। 4 एंटर करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और ये इजी क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, जल्दी किया सॉल्व हो गया तुरंत। और इंटीजर टाइप मेंस में जो आता है उसमें -1 रहता है फॉर रॉन्ग, और एडवांस में नॉर्मली जो रहता है नेगेटिव मार्किंग उस पर नहीं रहती है। अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वही है कि ऐसे इजी क्वेश्चन हर बार नहीं मिलेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करो, क्योंकि जेई में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे कैलकुलेशंस आएंगे और जितना एक्यूरेट और फास्ट निकाल पाओगे उतना अच्छा है। डन, ठीक है। कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं इसके और फिर और क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे मान लो तुम्हें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने हैं, तो कैसे इंक्रीज कर सकते हो? इंटेंसिटी बढ़ा के। इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट एरिया। तो जितना ज्यादा वेव या फोटोन होगा इंटेंसिटी उतनी हायर होगी। सो नंबर ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जितने ज्यादा फोटोन्स अपने पास होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आउट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उन फोटोन्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो। ज्यादा फोटोन होने से सिर्फ नहीं होगा, अगर एनर्जी होगी तो ही आउट होगा। इसलिए इसका जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, जितनी हायर एनर्जी होगा उतना ज्यादा एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास। बट फ्रीक्वेंसी में भी एक वैल्यू है जहां से ये स्टार्ट होता है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा मिलता है। और ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक अटेन नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन आउट ही नहीं होगा, और उसके बाद जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका एनर्जी उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, उसके आगे से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। सेम इंटेंसिटी के लिए चेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ अगर नंबर ऑफ फोटोन्स रखा और इंटेंसिटी, तो जनरली ऐसा इंक्रीज होगा, आफ्टर अ व्हाइल इट विल बिकम अ फ्लैट लाइन। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि इन्फिनाइट इंटेंसिटी कर दो तो इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन्स आउट होंगे। सरफेस जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन आउट हो सकता है, एक अपर लिमिट है अपने पास। तो इन जनरल इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे फोटो करंट इंक्रीज होता है, बट आफ्टर व्हाइल इट बिकम्स फिक्स, उसके बियॉन्ड और नहीं जा सकता, तो फ्लैट लाइन हो जाता है फिर उसके बाद। ये बना लो ऐसा। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे लेकिन क्या फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उनका नंबर इंक्रीज होगा? वो तो इंक्रीज हो रहा है ना। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी फोटोन्स नहीं होते, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। फोटोन्स तो इंटेंसिटी के अंदर आ गया, बट इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होता है, दैट विल रिमेन सेम। क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तुमने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए बट उसकी एनर्जी अभी भी उतनी ही है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। पावर इज
पावर कितना है? 1 मिलीवॉट दिया हुआ है। देन टाइम इज 0.1 सेकेंड। और क्या इन्फॉर्मेशन है? वेवलेंथ कितना? 1000 नैनोमीटर। और नंबर ऑफ फोटोन 0.1 सेकेंड में कितने होंगे ये निकालना था, ये फाइंड करना है। तो 1 इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 वॉट लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स पर सेकेंड लिख सकते हैं। सो एनर्जी एमिटेड in 0.1 second will be equal to 0.1 into 10 power minus 3, that is 10 to the power minus 4 joules। कितनी एनर्जी एमिट हो रही है? So by using the equation E is equal to NHC by lambda, N will be equal to E into lambda upon H into C। अब यहाँ पे कॉमन वैल्यूज यूज नहीं करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट जो मिल रहा है उसको निकालेंगे। तो E यहाँ पे हो गया 10 पावर माइनस 4, लैम्डा 1000 nm था तो 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। 34 इसमें था और 8 इसमें था, तो ये पुट कर सकते हो ऐसा। so that is equal to 1 by 6.626 into 3 into 10 to the power, ये माइनस 10 हो गया, ये प्लस 26 हो गया, तो 10 to the power 16 आएगा। और वैल्यू क्या दिया वहाँ पे? x इंटू कुछ स्टेटेड है ना, x इंटू 10 टू द पावर 13। ओके, तो अब ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, और जितने डिजिट्स में आंसर एंटर करो उससे एक डिजिट ज्यादा का आंसर निकालो, क्योंकि तुम्हें ड्रॉप क्या करना है वो पता होना चाहिए, अदरवाइज लास्ट वाले में एरर आएगा। आंसर कितना है? 503 है आंसर, 50 है। ओके, तो 0.0503 आ रहा है, 0.0503 इंटू 10 टू द पावर 16। तुम्हें 3 डिजिट्स में आंसर एंटर करना है, तो 3 मतलब इतने में एंटर करोगे, तो ये हो जाएगा 50.3 इंटू 10 टू द पावर 13 होगा ये। तो 3 को ड्रॉप करेंगे, 3 को ड्रॉप करेंगे तो ये एज इट इज रहता, सो दैट्स व्हाई इट इज 50 इंटू 10 टू द पावर 13। तो सिंस तुम्हें यहां तक का वैल्यू इस तरफ लेके आना पड़ेगा, तो इसके बाद का एक डिजिट भी निकालोगे, और 50 यहाँ पे आंसर हो जाता, सो आंसर इज 50। ये जिनका नहीं हुआ था लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ट्राई करो, ये सब होना चाहिए बहुत आराम से। अब जैसे ही तुम्हें ये सिंबल दिखा, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स का नंबर कितना? 22 हो गया, और इसके ऊपर 3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो मतलब x के एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना था? 22 था। बट सिंस यहाँ पे 3 माइनस चार्ज है तो 3 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 22 प्लस 3 हो गया, अभी अब कितने हो गए? 25। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन in x3 minus will be equal to 22 plus 3, that is 25। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितना? न्यूट्रॉन्स का नंबर होता था a माइनस जेड, दैट इज 48 माइनस 22, कितना हो गया? 26 हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके पास कितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और आयन के बारे में पूछ रहा है, तो आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 25 है। तो डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे पहले,
न्यूट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन कितना, 26 माइनस 25 दैट इज 1. सो परसेंटेज ऑफ n मोर देन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, कितना न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है 1 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 25 इंटू 100. आंसर विल बी 4%. आंसर क्या दिया हुआ है 4% है, 4% आ जाएगा यहाँ पे. दैट्स वाई ए विल बी इक्वल टू 4. तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस था डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन इनटू 100 करते तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाती. दूसरा भी जिसका नहीं हुआ लिख लो, नेक्स्ट देखते हैं. क्लास में नहीं हुआ तो सेम क्वेश्चंस घर पे जाके एक बार फिर से ट्राई करो. वोल्टेज कितना दिया हुआ बल्ब का 50 वॉट. ओके, देन वेवलेंथ कितना 795 नैनोमीटर. इसको चेंज कर देंगे, दैट इज 795 इंटू 10⁻⁹ मीटर. और क्या इन्फॉर्मेशन है, टाइम कितना 1 सेकेंड. ओके, और नंबर ऑफ फोटोन्स उन्होंने कुछ बताए हुए हैं ना, x इंटू 10⁻20 और अपने को यहाँ पे x फाइंड करना है. Fine. तो 50 क्या इंटीजर टाइप तो में एंटर करना है. जेई मेन में आंसर इंटीजर में ही रहेगा तो काउंट ऑफ ऑब्वियसली अप्लाई हो जाएगा, वो करना ही पड़ेगा तुम्हें. सो 50 वॉट इज 50 जूल्स पर सेकेंड. तो एनर्जी की वैल्यू मिल गई 50. 50 इज इक्वल टू एन एच इंटू सी 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई लैम्डा 795 इंटू 10⁻⁹. तो n का वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू 795 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻26. एग्जाम में कभी ऐसा हो कि उन्होंने h का वैल्यू क्या लेना है ये बता दिया तुम्हें कि h की वैल्यू 6 ही दो, तो 6 ही पुट करोगे. नहीं बताया तो एग्जैक्ट जो होता है वो पुट करोगे. दिया हुआ क्वेश्चन में 6.6 दिया हुआ तो हम लोग 6.6 ही यूज करेंगे. अगर उन्होंने स्टेट 6.63, ठीक है, दिया हुआ है तो फिर उनका जो वैल्यू है उसको यूज करो एज इट इज. दैट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 795 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 3 और ये हो जाएगा 10⁻⁻+17 होगा. ये कितना आया सॉल्व करके चेक किए. 1.61 आ रहा है, तो 6 को ड्रॉप करोगे तो फिर 2 हो जाएगा. तो देख लेते हैं. ये सॉल्व करने पे 1998.49. अब 20 करना है तुम्हें तो क्या लिखोगे 1.998 इंटू 10⁻, ये 20 होती है तो बाई डिफॉल्ट 2 हो जाएगा तुम्हारा. सो आंसर विल बी इक्वल टू 2. 1.6 कैसे आ रहा था, कुछ एरर है. यही आया ना 1.9. कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कहीं पे. इंटीजर में अप्रोक्सीमेशन नहीं, ऑप्शंस रहेंगे तब. इंटीजर में अप्रोक्सीमेट करना ही नहीं है, जैसे ही करोगे रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि अभी तुम्हारा 1.6 है, स्टिल यूल गो विद 2. अगर 1.5 आ जाता तो फिट आउट हो गया कि अब 1 पुट करे या 2 पुट करे, तो नहीं करना वो. लास्ट वाला देखो. वर्क फंक्शन दिया हुआ है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी वो निकालना है. ओके, एक बार बता देना. वर्क फंक्शन कितना है 2.41
4.41 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन? 300 नैनोमीटर दिया है, इसको चेंज कर लेंगे तुरंत। 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या फिर ये 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करना है। So E is equal to E naught plus KE, so KE will be equal to E minus E naught हो जाएगा। E का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा hc अपॉन लैम्डा, तो 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁷। ये E की वैल्यू आ गई, माइनस E नॉट, और E नॉट का वैल्यू है 4.41 इंटू 10⁻⁹। -7 ऊपर जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और 3 यहाँ से कैंसिल हो गया। 6.63 इंटू 10⁻⁹ माइनस 4.41 10⁻⁹। तो 6.63 से 4.41 हटाओ, ये कितना आ रहा है? 2.22। ठीक है, तो -19 के टर्म्स में आंसर आया, और तुम्हें जो आंसर एंटर करना है वो -22 में करना है, 21 में करना है। तो 2 डिजिट और ले आओगे, तो 222 इंटू 10⁻⁻21, तो आंसर शुड बी 222। ये एंटर करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही कैच है कि आंसर जो एंटर करना है वो भी बहुत ट्रिकी हो सकता है। ये तो बहुत इजी वाले थे, कुछ ट्रिकी रहेंगे तो वो अंडरस्टैंड करना है।